नमस्कार साथियों। तो आपका आपके अपने टेक्नोलॉजी पार्क यूट्यूब चैनल पर स्वागत, नंदन और अभिनंदन मेरे प्यारे विद्यार्थियों का, मेरी छोटी छोटी बहनों का, भाइयों का। देखिए, आज से हम एक बड़ी विशेष क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आपके अपने टेक्नोलॉजी पार्क यूट्यूब चैनल पर, और वो क्लासेस रहने वाली हैं आपके लिए 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को टारगेट करते हुए। तो उसमें सबसे पहले जो मैं आज बात करूंगा वो बात करूंगा आपकी सेकंड बुक, जो बुक है स्वतंत्र भारत की राजनीति। उस स्वतंत्र भारत की राजनीति का सबसे पहला पिक्चर यही है, और इस पिक्चर पर आप देख सकते हैं कि पहले पेज पर दो फ्लैग दिए गए हैं। दो फ्लैग है, एक और हिंदुस्तान का और एक और पाकिस्तान का। तो ये किताब का जो नाम है स्वतंत्र भारत की राजनीति, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इस किताब में एक एक अक्षर, एक एक पिक्चर अपने आप में कुछ ना कुछ कहती जरूर है। कहते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, और वहीं ये तस्वीर कुछ बयां करती है। इस तस्वीर में क्या नजर आता है? अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, एग्जामिनर पूछ ले, बोर्ड में कुछ भी हो सकता है, इस फोटो को दे दे और कहे कि आप इस पिक्चर को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, ये क्या व्यक्त करती है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये व्यक्त करती है कि स्वतंत्र भारत की जो राजनीति, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्रता के साथ साथ देश के क्या हुए? दो झंडे हो गए, यानी कि दो देश। क्योंकि ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आता है बड़ा इंपॉर्टेंट, किसी भी देश की संप्रभुता का जो प्रतीक है, आपने पढ़ा होगा कि कोई भी राज्य जो होता है, इंडिया राज्य है, और इंडिया राज्य क्योंकि राज्य के पास चार चीजें होती हैं: जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। और संप्रभुता भारत के पास है। और संप्रभुता का अर्थ क्या होता है? संप्रभुता का अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति, सुपर पावर। किसी भी सरकार की वह सर्वोच्च शक्ति जिसके द्वारा वो आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। उसको बोलते हैं सॉवरेंटी है, संप्रभुता। ये पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ने को मिलेगा आपको, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो सुपर पावर संप्रभुता की बात की जा रही है, तो वो इंडिया के पास है। और यहाँ जो ये दो फ्लैग नजर आ रहे हैं, ये साफ इस बात का इंडिकेट करते हैं कि जो स्वतंत्र भारत हुआ तो आजादी के साथ साथ हमको विभाजन का भी सामना करना पड़ा। देश आजाद हुआ, आजादी के साथ साथ हमें विभाजन का सामना करना पड़ा। अब यहीं से एक बात निकल के आती है, पहले विभाजन हुआ या पहले आजाद हुए? पहले हमारा विभाजन हुआ, फिर हम आजाद हुए। तो विभाजन की एक तस्वीर है, देश के दो टुकड़े हो गए, एक और पाकिस्तान का झंडा नजर आ रहा है और दूसरी ओर भारत का। लेकिन यह एक दूसरा साथ में, ये जो तस्वीर है वो एक साथ लोगों की है। ये इसमें एक बड़ा अलग ही संशय कि एक साथ दो झंडों को लेकर लोग प्रयासरत है, मतलब खड़े हुए हैं कतार में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देश के, चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, दोनों देशों के लोगों ने मिलकर प्रयास किया, मिलकर सहयोग किया और अपने देश को आजाद कराया। बाद में फिर उसके विभाजन की त्रासदी हमें झेलनी पड़ी, वो अलग कॉन्सेप्ट है। प्रयास सबके द्वारा मिलकर किया गया है, तब भारत और पाकिस्तान बना। ठीक है, अब देखें अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि इस अध्याय में हमको पढ़ना है। ये दिखाई तो दे रहा होगा आपको साफ, इससे प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? बता देना बेटा, इससे प्रॉब्लम। देखो, यहाँ पर एक पिक्चर में देखा हुआ है कलकत्ता 1947। कलकत्ता में सबसे ज्यादा दंगे हुए। ध्यान रखना, जब देश का विभाजन हुआ था सबसे ज्यादा दंगे हुए कहाँ हुए? वो बंगाल में हुए थे, क्योंकि बंगाल का, उधर से बंगाल को पूर्वी, जो आज की डेट में अपन बांग्लादेश बोलते हैं, वो पहले पूर्वी पाकिस्तान बना, है ना? तो सबसे ज्यादा कलकत्ता में दंगे हुए। और जब देश हमारा आजाद हुआ 15 अगस्त को, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हमारा देश विभाजन हुआ। 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को विभाजन, और फिर विभाजन के बाद तभी तो 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है भाई। 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को क्या हुआ दोस्तों? विभाजन हुआ। और विभाजन के बाद 14 अगस्त को, जैसे विभाजन हुआ, पाकिस्तान ने 14 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मना लिया, और हमने कब मनाया? 15 अगस्त को। ठीक है ना? तो जब 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को विभाजन हुआ, हम हमारा देश आजाद हुआ, उस समय महात्मा गांधी बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में ही थे। सबसे ज्यादा दंगे वही हो रहे थे।
और उन दंगों की स्थिति को निपटाने के लिए उन्होंने वहां आमरण अनशन भी किया। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, कलकत्ता 1947 दंगा प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग भारत और पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए शहर में गश्त कर रहे हैं। ट्रकों पर चढ़े इन लोगों का यह चित्र विभाजन की खुशी और त्रासदी दोनों को एक साथ बयान करता है। यहाँ के लोगों ने यहाँ पर जो शांति और शांति को स्थापित करने के लिए और हिंदू मुस्लिमों के जो क्षेत्र थे उनमें जो दंगाई स्थिति थी उससे निपटने के लिए लोगों ने सहयोगात्मक रवैया अपनाकर दोनों देशों के झंडों को फहराया और वहां कलकत्ता में राउंड अप किया, जिससे कि यहाँ दंगों की स्थिति से निपटा जा सके। इसके बाद देखिए इस अध्याय में हमें पढ़ना क्या है, ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम इस अध्याय में पढ़ेंगे क्या। तो देखिए इस अध्याय में पढ़ेंगे आजाद हिंदुस्तान की शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे। स्वाभाविक सी बात थी, चुनौतियों से भरे थे। और वो क्या चुनौतियां थी, देश का विभाजन हुआ और विभाजन, इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां। क्या है, राष्ट्र के समक्ष चुनौतियां। तो तीन प्रमुख रूप से चुनौतियां रही। पहले कि भारत को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, दूसरी चुनौती थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कैसे स्थापित की जाए, और तीसरी चुनौती थी कि सबका भला कैसे हो, सबका भला कैसे हो। तो देखिए इस अध्याय में हमको पढ़ना क्या है। आजाद हिंदुस्तान के शुरुआती कुछ साल चुनौतियों से भरे थे और सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय एकता और अखंडता की थी। ये सबसे बड़ी जो चुनौती थी, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आपके, आते हैं ना, उनमें वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, टू लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो पूछ सकता है कि स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे, स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती क्या थी। स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी चुनौती थी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को बचाए रखना, यानी कि राष्ट्र को एक करना और उसे अखंड बनाए रखना, जिसे खंडित कभी ना किया जा सके। आजाद हिंदुस्तान राजनीति के इतिहास की इस चर्चा की शुरुआत हम इन चुनौतियों के जिक्र से ही करेंगे कि कौन कौन सी चुनौतियां हमारे देश के सामने रही। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे 1947 के बाद के पहले दशक में राष्ट्र निर्माण की चुनौती से सफलतापूर्वक निपटा गया। आजादी मिली, हमको आजादी मिली, कब मिली, 15 अगस्त को मिली, लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ। बंटवारा कब हुआ, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा को संबोधित किया और उनके उस विशेष अभिभाषण को कहा जाता है भाग्य वधु से प्रति भेंट, ट्रस्टी विद डेस्टिनी। क्लियर, ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन अभी सीईटी के एग्जाम में भी आया था। आफ्टर 10+2 आपकी जो पात्रता की परीक्षा होगी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था 10+2 और ग्रेजुएशन वाले में कि तो संविधान सभा को मध्य रात्रि को 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संबोधन किया, उस संबोधन को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, ट्रस्टी विद डेस्टिनी या फिर भाग्य वधु से सुरक्षित भेंट। आगे देखें, आजादी मिली लेकिन देश का बंटवारा भी हुआ और बंटवारे का कारण बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। बंटवारे से क्या हुई, हिंसा हुई, लोग विस्थापित हुए और इस घटना से धर्मनिरपेक्ष भारत की धारणा पर ही आंच आने लगी थी। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला तुरंत हल करना जरूरी था। देशी रियासतों को भारत संघ में शामिल करने का मसला, अब देखिए हुआ क्या था, ये लाइन ऐसी यहाँ क्यों डाली है कि आपको पता है भारत की जो आजादी मिली, भारत जो आजाद हुआ, आजादी से पहले विभाजन हुआ। अब जो विभाजन हुआ था वो विभाजन हुआ एक योजना के तहत जिसको कहते हैं माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना। गवर्नर जनरल बनकर आए लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में, उन्होंने 3 जून 1947 को योजना प्रकाशित की जिसे 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है, जिससे भारत का विभाजन हुआ। अंग्रेजों ने इस योजना के तहत, जिसे डिकी बर्ड प्लान या बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, डिकी बर्ड प्लान या बाल्कन प्लान भी कहा जाता है, इस प्लान के तहत साफ स्पष्ट कर दिया कि हमने कभी किसी भारत को गुलाम नहीं बनाया, हमने तो छोटी छोटी रियासतों को जीता, अपना अधिकार किया और पूरे इस देश का निर्माण किया। तो उन्होंने आजादी के माउंटबेटन योजना के तहत निर्धारित किया गया कि तो ऐसा है। इसके बाद विभाजन होना है माउंटबेटन योजना के तहत, और विभाजन के बाद वही कहा था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 40 किताब में जिक्र, इससे उसका लिंकअप है, मैं बता रहा हूं। होता क्या है कि
अंग्रेजों ने कह दिया, ब्रिटिश लोगों ने, कि भाई जिसकी इच्छा जहां करे, जो भारत में शामिल होना चाहे भारत में हो जाए, जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहे पाकिस्तान में शामिल हो जाए। भारत और पाकिस्तान का जो निर्णय हुआ कि भारत और पाकिस्तान कौन कौन से क्षेत्र के होंगे, तो जहां पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वो पाकिस्तान बनेगा, जहां हिंदू बाहुल क्षेत्र था वो भारत बनेगा। ठीक है ना। इसके अलावा जो देशी रियासत है, उन देशी रियासतों को स्वतंत्र रखा गया, उनसे यह कहा गया कि आपकी इच्छा जो करे वो जहां जाओ, पाकिस्तान में जाना चाहें वेलकम है, भारत में जाना चाहें वेलकम है, नो प्रॉब्लम, किसी प्रकार से कोई दिक्कत। इसी सिलसिले में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, और वो बनता है कि भारत की प्रथम रियासत वो कौन सी थी जिसने निर्णय किया कि हमको ना तो भारत में शामिल होना है, ना ही हमको पाकिस्तान में शामिल होना है, हमें स्वतंत्र रहना है। तो वो रियासत का नाम था त्रावणकोर रियासत। कौन सी रियासत थी वो? त्रावणकोर रियासत। और ध्यान रखना, आपकी बुक में इस बात का जिक्र तो है, लेकिन इस बात का जिक्र नहीं है कि ये त्रावणकोर रियासत थी कहां। ध्यान रखना, एक त्रावणकोर रियासत केरल में पड़ती है। कहां पड़ती है दोस्तों? केरल में पड़ती। ठीक है, हम आपको समझाएंगे, आप अपनी कॉपी पेन का प्रयोग करके कुछ भी मैं जो बताता हूं आप नोट डाउन बुक में ही करते चलो, बुक में ही करते चलो, ठीक है ना। देखिए आगे देखें, इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाएं अलग अलग थी। लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमा रेखाएं फिर से तय करनी थी। सीमा रेखाएं तय करनी थी दोबारा से, क्योंकि भारत का विभाजन था, और सीमा रेखा तय करने के लिए कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। जैसे भारत और पाकिस्तान की मध्य सीमा रेखा को तय करने के लिए रेडक्लिफ ब्राउन, इसको सर रेडक्लिफ ब्राउन, इसलिए भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा को कहते हैं रेडक्लिफ रेखा। क्या कहते हैं? रेडक्लिफ रेखा। वही जो बांग्लादेश, जो सॉरी चीन और भारत के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया, वो किया था मैकमोहन ने। क्या था? इसलिए भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा। तो ये अपने आप में बड़ी चुनौती थी कि देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों की भाषाओं अलग अलग थी, लोगों की आकांक्षाओं का ख्याल रखते हुए देश की अंदरूनी सीमाएं रेखाएं भी तय करनी, बाहर की सीमाओं के अलावा अंदरूनी सीमाएं भी। क्योंकि आजादी से पहले, आजादी से पहले स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लोगों ने निर्धारित कर लिया था कि हमारे देश का जो भारत संघ बनेगा, हमारा जो देश बनेगा, वो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण होगा, और भाषा के आधार पर अंदरूनी सीमा भी तय करनी थी। ये भी चुनौती थी। अगले दो अध्याय में हम दूसरी चुनौतियों को भी चर्चा करेंगे। शुरुआती दौर में देश का इन चुनौतियों से निपटना पड़ा। अब क्या थी वो चुनौती? ये आपका पहला चैप्टर, राष्ट्र निर्माण की चुनौती। तो एक कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि हमें कोई चैप्टर में पढ़ना। अब देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। राष्ट्र निर्माण हुआ, आपको सबको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो एक नए राष्ट्र के रूप का निर्माण हुआ। क्या ध्यान रखना भाई, हमारा जो देश है, इंडिया जो है, मैं आपको यह बता दूं थोड़ा सा, दो शब्द लिख रहा हूं यहां पे, तीन। एक देश, एक राष्ट्र, और एक राज्य। लिख रहे हैं तीनों शब्द। देखिए, जो देश है ना वो इंडिया है, राष्ट्र है वो भी इंडिया है, और राज्य है वो, ये कन्फर्म है आपको? अच्छा, यहाँ ध्यान रखना, चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, और सबसे छोटा क्वेश्चन आपसे यही पूछ लेता है कि हमारे देश को राष्ट्र की जो अवधारणा दी गई है, हमारा देश क्या बना है? राष्ट्र बना है। तो राष्ट्र की परिकल्पना या राष्ट्र की अवधारणा किस युग की देन है? तो ध्यान रखो अभी से ही। पॉलिटिकल साइंस, जैसे हिस्ट्री को तीन भागों में बांटते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ऐसे पॉलिटिकल साइंस के भी तीन भाग हैं। कितने भाग हैं? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो ये जो राष्ट्र शब्द है, यहाँ ये जो राष्ट्र है ना, देश के लिए राष्ट्र का प्रयोग जो किया गया, ये राष्ट्र शब्द, ध्यान रखे भाई, ये राष्ट्र शब्द आधुनिक काल की देन, इसकी देन है। राष्ट्र की अवधारणा आधुनिक काल की
देन है। किसकी देन है? आधुनिक काल की देन है, पहली बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां मैं बता दूं कि आधुनिक काल की समय अवधि मानी जाती है 15वीं शताब्दी से आज तक। 15वीं शताब्दी से जो आज तक का काल है उसको आधुनिक काल कहा जाता है। और इस आधुनिक काल की देन है क्या? राष्ट्र शब्द। राष्ट्र की अवधारणा आधुनिक काल की देन है। और यहाँ पर और भी आप जानना चाहें तो आधुनिक काल का जनक कौन है? जैसे राजनीति विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। तो हमने कहा कि राजनीति विज्ञान को 3 भागों में बांटा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न के जनक कौन कौन है? ध्यान रखना, प्राचीन काल का जो जनक माना जाता है वो अरस्तु को माना जाता है। मध्यकाल का जनक माना जाता है एक्विनास, थॉमस एक्विनास को माना जाता है। और आधुनिक काल का जनक माना जाता है मैकियावेली को। तो जाना जाता है मैकियावेली को। क्लियर है? आगे देखें। देखिए, नए राष्ट्र की चुनौतियां थी क्या क्या? तो आपको यह साफ स्पष्ट नजर आ रहा होगा कि 1947 के 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि, 1947 से 14 अगस्त से 15 अगस्त की मध्य रात्रि की बात है। और इस मध्य रात्रि को, 14 से 15 अगस्त की मध्य रात्रि को हिंदुस्तान क्या हुआ? लेकिन आजादी से पहले क्या हो गया था? विभाजन। बात को ध्यान, आजादी से पहले क्या हो गया था? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस रात संविधान सभा के एक विशेष सत्र को, ध्यान रखना ये बात आ गई, संविधान सभा के एक विशेष सत्र को संबोधित किया। और उनका यह प्रसिद्ध भाषण क्या कहलाया? भाग्य वधु से चिरपरिचित भेंट या ट्रस्टी विद डेस्टिनी। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम है, चाहे वो आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इसके बाद बात करें, हिंदुस्तान की जनता इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही कि कब हमारा देश आजाद होगा। और आपने इतिहास के पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई आवाजें बुलंद। बहरहाल दो बातों पर सबकी सहमति थी। देखो ध्यान रखना, मैं जिन जिन चीजों को अंडरलाइन कर रहा हूं, जिन जिन चीजों को हाईलाइट कर रहा हूं, उन चीजों पर आपको विशेष ध्यान देना है। आपको अगर बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो नोट्स में आपके पास टीचर ने क्या लिखाया क्या नहीं लिखाया, किताब पूरी तरह से आपको आत्मसात करनी, किताब की हर लाइन हर वर्ड का आपका क्लैरिफिकेशन। आपकी आजादी, आपकी नंबर पाने की आजादी पूरी तरह से मिलेगी, जितने नंबर जिसको चाहिए उतने मिल जाएंगे। ठीक है? दो बातों पर सबकी सहमति, वो दो बातें कौन कौन सी थी? देखो, पहली बात क्या है कि आजादी के बाद देश का शासन कैसे चलेगा? देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाए। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये थी कि सब लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। और दूसरी क्या थी? दूसरी है कि सरकार सबके भले के लिए काम। ये दो इंपॉर्टेंट बात थी जिस पर सब सहमत थे, पूरा देश सहमत था। अब पूछ लिया छोटा क्वेश्चन बनाकर, कैसे कि आजादी की या आजाद हिंदुस्तान में दो बातों पर सबकी सहमति थी, वो दो बातें कौन सी थी? या स्वतंत्र भारत में प्रत्येक भारतीय दो बातों पर सहमत थे, वो दो बातें कौन सी थी? पहली बात क्या थी दोस्तों? देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के जरिए चलाया जाएगा। आजादी से पहले डिसाइड कर लिया था हमने कि हम राजा रजवाड़े के साथ काम नहीं करेंगे, हम डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे, लोकतांत्रिक तरीके से काम करेंगे। पहली बात तो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही शासन करेंगे, निश्चित कार्यकाल होगा, तो हम डिसाइडेड था पहले के लोग। दूसरा, सरकार सबके भले के लिए काम करेगी, ऐसा नहीं है पर्टिकुलर किसी वर्ग विशेष के लिए काम करेगी, किसी एक जाति विशेष के लिए काम करेगी, किसी धर्म विशेष के लिए काम करेगी, किसी समुदाय विशेष के लिए, सबके उत्थान के लिए काम होना चाहिए। उसमें जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय, क्षेत्र आदि किसी का भी कोई ध्यान नहीं रखा जाए।
इस शासन में गरीबी, कमजोरों का खास ख्याल रखा जाएगा। देश अब आजाद हो चुका है और आजादी से जुड़े सपनों को साकार करने का वक्त आ गया। हमारा देश आजाद हो चुका था और अब हमने सोचा कि अब ये जो समस्याएं हैं, गरीब लोग और कमजोर लोग हैं, उनका विशेष ध्यान रखा जाए, ऐसा रखना चाहिए। इसके प्लानिंग के लिए कुछ विशेष कार्य किए गए। वो विशेष कार्य क्या किए गए, ये आप अंडरलाइन अपनी बुक में भी करते रहना। आगे देखें इसमें, यह कोई आसान काम नहीं था कि आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में। ये जो हमने प्लानिंग की थी ना कि हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है, ये कोई इजी गोइंग वाला काम नहीं था कि लोकतंत्र की स्थापना हो जाए, सबके भले के लिए काम हो जाए। ऐसे थोड़ी है, बात करने में, अप्लाई करने में, राइट। आपने बात की, इस बार मेरे 7% मार्क्स 8 आएंगे, 9 आएंगे, कह दिया आपने। क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हो? अप्लाई करने के लिए प्रयास करना, अथक मेहनत करनी, आया वरना। ध्यान रखें, यह कोई आसान काम नहीं था और आजाद हिंदुस्तान का जन्म कठिन परिस्थितियों में। तो आपको पता है किन परिस्थितियों? आजाद हिंदुस्तान का जो जन्म हुआ ऐसी परिस्थितियों में हुआ कि लोगों ने तो यहां तक कह दिया था, कई विदेशियों ने, कई पत्रिकाओं में छप गया कि शायद ही भारत इतना बड़ा जो देश है, तांत्रिक शासन व्यवस्था को अपना तो रहा है, लेकिन आने वाले समय पर नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी हम एक अखंड भारत के भारतीय नागरिक हैं। 1947 में जिन हालातों के बीच आजाद हुआ, शायद उस वक्त कोई भी मुल्क वैसे हालात में आजाद नहीं हुआ था। कारण क्या है? अब सोच, एक बार आपको याद है, शायद आप छोटे का तो शायद तुमने जन्म में नहीं, एमईएस डिपो में आग लगी थी, ध्यान है होंगे आप? दादी ने बताया था। एक बार भरतपुर में एमईएस डिपो है, जिसमें अ, सेना के हथियार रखे रहते हैं, मिसाइल्स रखी रहती हैं, है ना? ऐसा सुनने में आता है। कितनी रखी रहती है नहीं पता नहीं, उसमें कोई ब्लास्ट वगैरह हो गया, कुछ हो, तो वहां से मिसाइल लॉन्च हो होकर गांव में गिर रही थी। और आप, मैंने देखा उस समय पर, ये बात शायद 2001 के आसपास की है ना? उस समय पर क्या हुआ, लोग ऐसे भागे, घर छोड़ छोड़ कर, अगर एक भी मिसाइल फट जाती, ब्लास्ट हो जाता, हुई नहीं, अगर हो जाती, यहाँ से लेकर दिल्ली तक का मैदान साफ हो जाता। कम से कम 200-400 किलोमीटर साफ था मैदान। तो सोचो कैसी भगदड़ मची। हमने देखी वो भगदड़, आपने नहीं देखी। तो जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के वक्त सबसे बड़ी समस्या थी, जो क्षेत्र मुस्लिम बाहुल थे, वहां कुछ हिंदुओं की जो तादाद थी, वो अपने घरों को छोड़कर गए, और जहां हिंदू थे वहां कम मुस्लिम थे, वो मुस्लिम अपने घर से छोड़कर उतर गए। और लाखों की संख्या में एक जगह से दूसरी पर लोगों का पलायन हुआ। कुछ लोगों को ये लगा कि शायद हम जिंदा बचेंगे, कुछ लोगों को ये लगा कि शरीर पर जो कपड़े थे ना, केवल वो कपड़े पहनकर ही पहुंच गए पाकिस्तान से भारत, और भारत से पैरों में चप्पल जूते। खाने की तो बात की दूर है, पानी भी। तो ऐसी त्रासदी झेला, ऐसी त्रासदी को झेला, और झेलने के बाद फिर हम आजाद हुए। और समझ बहुत, आज की क्लास को ही समाप्त करते। प्रतिदिन हमारी क्लास ये लाइव रहा करेगी। इसका समय रहेगा 10:10 प्रातःकाल। अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।